ले बेटा, चैप्टर 3 शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कोई मिस्टर ए है। इस मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर लेटर लिखा मेरे बच्चे 30 जून 2024 को। ये ऑफर का लेटर मिस्टर बी को मिला है, अज्यूम कर लो मेरे बच्चे 6 जुलाई 2024 को। मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट किया है 11 जुलाई 2024 को, और ये एक्सेप्टेंस का लेटर मिस्टर ए को मिला है 18 जुलाई 2024 को। रेवोकेशन की कम्युनिकेशन, अच्छा ये रेवोकेशन की चीजें बाद में डिस्कस करनी है, आपने जस्ट वैसे ही अभी लिखना। रेवोकेशन का लेटर इसने लिखा है मेरे बच्चे 1 जुलाई 2024 को, और ये रेवोकेशन मिस्टर बी को मिली है 10 जुलाई 2024 को। और मिस्टर बी ने अपनी रेवोकेशन लिखी है, ये जस्ट पढ़ने के लिए मेरे बच्चे लिख रहे हैं। 13 जुलाई को, और ये रेवोकेशन मिस्टर ए को मिली है मेरे बच्चे, इसकी एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन। और 19 जुलाई को। ले बेटा, ये आपके पास कुल डाटा है। अब आपको पता है कि यहाँ पे तकरीबन कोई 10 से 11 सवाल बन रहे हैं, तो एक एक करके मेरे बच्चे जरा जवाब मुझे देते जाएं। सबसे पहले मुझे बताओ कि ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? जब ऑफर की नॉलेज में आ गई। मुझे बताएं एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? ठीक हो गया। मुझे बताएं ऑफरर के लिए, ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? 11। ये मेरे बच्चे। और ऑफरी के लिए 18। 3 सवाल हो गए। मुझे बताएं मिस्टर ए अपनी ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है? मिस्टर बी अपनी एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है? 5 सवाल हो गए। ले बेटा, ऑफर की रेवोकेशन मुझे और नहीं बताने की जरूरत मजीद। ऑफर की रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? बेशर्मो, ऑफर की रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? तो आप लोग जो बेशर्म नहीं, वो बंदे जो पहले पहुंच गए थे, जो तारीखें बता रहे थे, उन्होंने सोचा नहीं कि किसके लिए। ऑफर की रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? ऑफरर के लिए। और उसका असूल क्या है, भला कानून क्या है? जब लेटर लिखता है पोस्ट कर दे, उसकी पहुंच से बाहर निकल दे। और ऑफरी के लिए 10 को रेवोकेशन उसको मिल गई, ये ऑफरी के लिए कम्युनिकेशन। अब मुझे बताओ वैलिड है कि नहीं? क्यों बोला? एक्सेप्टेंस 11 को हुई है, उससे पहले पहले रेवोकेशन कम्युनिकेट होगी उसको, तो वैलिड भी है। एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन कब कंप्लीट हुई? एक्सेप्टर के लिए जब उसने लेटर लेकर पोस्ट कर दी। और ऑफरर के लिए 19 को। मुझे बताओ वैलिड है कि नहीं? ये वैलिड नहीं है, क्यों बोला? हाँ, ये बात, ये मेरे बच्चे ये चीजें थोड़ी बहुत याद हो गई आपको, इसी तरह याद रखनी है, चाहते ना चाहते हुए। आपने ये पूरी की पूरी बातें देखें, तकरीबन 10 से 11 सवाल है मेरे बच्चे। ये 10 से 11 सालों में मोस्टली वो 4 से 5 पूछता है, लेकिन जो मर्जी पूछ ले, हमें तो पता होना चाहिए। अब बस पेपर में ध्यान रखना है, उसने एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन की बात कर रहा है या रेवोकेशन की बात कर रहा है। जिसकी भी कम्युनिकेशन की बात कर रहा हो, मेरे बच्चे तो पहले गौर कर लेना कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन की बात कर रहा है या रेवोकेशन की, क्योंकि दोनों के असूल काफी डिफरेंट है। दोनों के असूल काफी डिफरेंट है मेरे बच्चे, इसलिए हर एक क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दे रहा है उसने पूछा क्या है। आज तो एक एम ही आपको जिसको कहते हैं ना, क्योंकि आपके बाकी टेस्ट भी थे, इसलिए टेस्ट बड़ा हल्का रखा हुआ। मेरा ख्याल है छोटा सा एक एमसीक्यू था, आपने शायद दूसरों को कर लिया होगा। तो कोशिश किया करो मेरे बच्चे, जब क्लास शुरू होने से पहले, अगर तो आपकी कोई और मसरूफियत नहीं है, तो क्लास शुरू होने से पहले टेस्ट दे दिया करो। यानी कि 1 घंटा पहले आ गए तो मेरा ख्याल है कि जो भी बी लो सी लो, कोशिश करूंगा मैं पहले तो जिन बच्चों का टेक्स्ट भी है
तो मैं बी लॉ के साथ टेक्स्ट को जोड़ देंगे और सी लॉ अलग रखेंगे, कुछ इस तरह का कर देंगे ताकि, लेकिन फिलहाल ई से पहले पहले आपका हर रोज टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट ई से पहले हो, क्योंकि हमारे टेस्ट ज़्यादा हैं जो हमने कंप्लीट करने हैं। तो कल मेरे बच्चे दोबारा से, सूफी मेरा ख्याल बिजी है अभी सूफी, तो बाद में उसको बता देंगे। तो चैप्टर 2 का कल दोबारा टेस्ट होगा रिटर्न, तो याद रखना मेरे बच्चे। और ई तक आपको पता है कि जुमेरात हमारा इंशाल्लाह आखिरी दिन होगी, तो जुमेरात तक, क्योंकि हमने कहा था कि जुमे को अगर आप लोगों ने जाना हो तो फिर क्या जुमे के बाद क्या क्लास रखनी, आप लोग चले जाइए, बेहतर ये को, खुदा ना खासा कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली मेरे नज़दीक फास्ट ट्रैक कब शुरू होगा, 8 जुलाई मेरे नज़दीक, वैसे मैं कह रहा हूँ क्योंकि हर दफ़ा मैं फास्ट ट्रैक इसी तरीको जो सितंबर अटेम्प्ट का था वो मैं जुलाई के फर्स्ट वीक में शुरू करता। तो अभी ये तो समझ लो कि हमें अजाफी दिन अल्लाह ताला की तरफ से मिल गए जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें जितना कवर हो गया उसके बारे में वो ना समझिएगा, लेकिन इंशाल्लाह उसके बावजूद हम अगस्त के फर्स्ट वीक तक इंशाल्लाह लाजमी तौर पे अच्छे तरीके से अपना सिलेबस खत्म कर लें। तो ये ना समझिएगा कि क्योंकि ये पहले 3 चैप्टर हैं, 2, 3, 4, जब ये हो गए तो उसके बाद कब कब खत्म हो रहा है, एक एक दिन के, यानी कि सिर्फ कुछ चैप्टर होंगे जिनके ऊपर 3-3 दिन लगेंगे, नहीं तो 1-2 ये किताब आपको बड़ी लग रही है, ये किताब में कुछ नहीं है। किताब के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज हैं, पता नहीं खाली जगह बहुत सारी है, पता नहीं क्या कुछ है इसके अंदर। ले बेटा चैप्टर नंबर 3 शुरू करने लगे, कल इसके एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे फिलहाल पहले, फिर उससे अगले दिन मेरे बच्चे उसके पास ऊपर डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल। फिलहाल कल हम चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज करेंगे ताकि वो चैप्टर दोबारा से रिवाइज हो। ले बेटा चैप्टर नंबर 3, और नाम क्या है इसका, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। मेरे बच्चों को ये तो पता चल गया एक पार्टी ऑफर करे और दूसरी एक्सेप्ट करे तो क्या बनता था, प्रॉमिस में कंसीडरेशन ऐड करते थे वो एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी ऐड करते थे तो क्या बनता था, कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरे बच्चे ये जो इन्फोर्सेबिलिटी ना ये खुद ब खुद चल के नहीं आ जाती बीच में, इन्फोर्सेबिलिटी के लिए कुछ लवाजमात होते हैं। अच्छा ऑफर भी होगी, मैंने आपको ऑफर की, आपने एक्सेप्ट भी कर ली, प्रॉमिस बन गई, दोनों के लिए फायदा है, कंसीडरेशन है, एग्रीमेंट भी है। और मेरे बच्चे ये जो इन्फोर्सेबिलिटी है, इन्फोर्सेबिलिटी के लिए आप कौन सी मजीद चीजें पूरी करनी पड़ेंगी वो हमने डिस्कस करना है, यानी कि इन्फोर्सेबिलिटी के लिए भी हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए कुछ एसेंशियल्स हैं मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट के, वो एसेंशियल्स पूरे होंगे तो इन्फोर्सेबिलिटी ऐड होती है और वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। वो अभी जब आएंगे उसकी तरफ, लेकिन कुछ पहले टर्मिनोलॉजीज, कुछ डेफिनेशन हैं, इन डेफिनेशन को समझना जरूरी है और अल्फाजों पे गौर करना है, जो लफ्ज जिस तरह लिखा हो उस पर उसी तरह ध्यान देना है। देखो लफ्ज क्या लिखा हुआ है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो वैलिड देखो, और कॉन्ट्रैक्ट कब बनता था, जब ये सारी स्टेजेस पूरी करके पहुंच जाए, इसी को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ना। अगर उसने आपको बताने जा रहा है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का ही बताने जा रहा है, याद रखिएगा। यहाँ पे एग्रीमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की। और कॉन्ट्रैक्ट कौन सा, वैलिड। अच्छा इसको चाहे लफ्ज खाली कॉन्ट्रैक्ट बोल देता वो भी चल जाना था, इट्स ओके। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। और इसके अलावा एक लफ्ज आपने याद रखना है, क्योंकि बच्चे ये पूछते रहते हैं सर इसका मतलब क्या है, इसको हम बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एक ही बात है मेरे बच्चे, चाहे इसके लिए लफ्ज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, चाहे लफ्ज खाली कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, चाहे लफ्ज बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बोल दो। बाइंडिंग मतलब क्या है, जिस जो दोनों पे बाइंडिंग हो, जिसमें दोनों बॉन्ड हो जाए, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि अपने अपने वादे पूरे करने हैं कानून की निगाह में। इसके लिए लफ्ज मेरे बच्चे, इसलिए कहीं सवाल के अंदर वो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बजाय एसेंशियल्स ऑफ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट पूछ ले, एक ही बात होती है। हरगज भी इस लफ्ज को आपने ये नहीं कंफ्यूज करना, पता नहीं ये तो कोई ऐसी चीज थी जो सर ने हमें बताई ही नहीं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम क्या है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट कहते किसको थे, जिसमें वो सारी कंडीशन पूरी हो जाए, है कहता कि एन एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो जाए वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। और इन्फोर्सेबिलिटी कैसे ऐड होगी, एसेंशियल्स पूरे करने से, याद रखिएगा ये ऐसे ऐड नहीं होगी। इसमें क्या करने पड़ेंगे आपको, बड़े सारे एसेंशियल्स ऐड करने पड़ेंगे। जैसे मान लो ये मिस्टर, कोई भी मिस्टर शेफ है, कोई भी शेफ है, शेफ होता है या शेफ होता है, शेफ होता है, शेफ ही होता है, इट्स ओके, मुझे नहीं पता, मेरे को तो माजरत के साथ है शेफ ही होता है ना, हाँ शेफ होता है। तो ये मिस्टर, कोई भी मिस्टर ए है, ये मेरे से कॉन्ट्रैक्ट पका रहा है। अजीम कर लो ये क्या कर रहा है, ये एक बाइंडिंग या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पका रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट पकाने के लिए देखो इसने इस पतीले में क्या कुछ ऐड करना है, यानी कि कौन कौन से मसाले ऐड करेगा, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। देखो ऑफर और एक्सेप्टेंस वो भी है, ऑफर भी हो, वैलिड ऑफर हो, वैलिड एक्सेप्टेंस हो, वैलिड कंसीडरेशन हो, वो भी सारा कुछ है। यानी कि एग्रीमेंट तक की चीजें भी होनी चाहिए। एग्रीमेंट में यही चीजें थी ना, तीन, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, प्रॉमिस के साथ कंसीडरेशन, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट भी होना चाहिए और वो भी वैलिड वाला। उसके अलावा मेरे बच्चे एग्रीमेंट के बाद हम डायरेक्टली इन्फोर्सेबिलिटी ऐड करके क्या बना देते थे, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मेरे बच्चे इन्फोर्सेबिलिटी के लिए कुछ और चीजें भी,
जैसे इन्फोर्सिबिलिटी के लिए दोनों बंदों का कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना होता है। हर कोई बंदा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये याद रखना। सामने खड़ा हुआ हर बंदे के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कुछ लोगों को कानून ने मना कर दिया, 3 लोग हैं अगर आपके सामने हो, इनके साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट ना करना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे वो कौन से 3 लोग हैं इसमें। वैसे मैं बता दूं, बच्चा, पागल और जिसको कानून ने मना कर दिया। बच्चा, पागल और जिसको कानून ने मना कर दिया, ये सिर्फ 3 लोग हैं जिनके साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसी तरह हम पढ़ेंगे लोग अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो, अगर कोई बंदा किसी को ऑफर करे, अगली पार्टी एक्सेप्टेंस ना दे रही हो, आप कनपड़ी पे पिस्टल रख के एक्सेप्टेंस ले लें, एक्सेप्टेंस तो मिल गई, ऑफर भी होगी, एक्सेप्टेंस भी मिल गई। यही चाहिए था ना हमें उसको शुरू करने के लिए। तो एक्सेप्टेंस मिल गई, लेकिन लॉ बीच में आ जाएगा। लॉ कहते ना ना, देखो यहाँ पे कुछ कमी रहेगी इसके अंदर। तो फ्री कॉन्सेंट, अपनी मर्जी से दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। उसके बाद मकसद लॉफुल होना चाहिए। ये ना हो कि किसी को आप पैसे दे रहे हो कि ये ले भैया मेरे लिए कल आते हुए एक चर्च की पुड़ी ले आओ। मकसद क्या है? लॉफुल नहीं है। इसी तरह मेरे बच्चे लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, वो इसी तरह यार होगी। अभी हम इसको एक एक करके देखेंगे। लो बेटा, अल्फाजों में गौर कीजिएगा। अभी आपने जो पढ़ा वो क्या था? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी हो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही होता। या ये कह लो ऐसा एग्रीमेंट, ये कह लो ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी हो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसको कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, या बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ले बेटा, तो अल्फाजों में गौर कीजिएगा। अल्फाज क्या लिखे हुए? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, जब लफ्ज आगे कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया ना, पक्की बात है ये क्या? कॉन्ट्रैक्ट। देखो, अगर लफ्ज के साथ जो यूज हो रहा हो ना वर्ड, वो बड़ा अहम है। अब यहाँ पे वर्ड यूज हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो पक्की बात है कॉन्ट्रैक्ट है। और ये तो मेरे बच्चों को पता कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रेमस, प्रॉमिस में कंसीडरेशन, एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हम बनाते हैं, यही यहाँ पे लिखा। लेकिन इसके जो पीछे लफ्ज लिखा हुआ वॉइडेबल, उसने इसके मीनिंग थोड़े से चेंज कर दिए। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो हो तो गया है, बन गया है। कानून कहता है भाई बन गया वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हम कहते हैं एक पार्टी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा जुल्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट बन गया लेकिन एक पार्टी के साथ थोड़ा सा जुल्म हो गया। वो पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे, चाहे तो कंटिन्यू रखे। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बन तो गया हो, लेकिन एक पार्टी के पास ऑप्शन हो, वो चाहे तो उसको खत्म कर दे, चाहे तो कंटिन्यू रखे। अगर वो खत्म कर दे तो कानून कहेगा तेरा कोई कसूर नहीं, ये तूने सही किया। तब भी अगर तू परफॉर्म करना चाहता है तभी हम तेरे साथ हैं, तेरी मर्जी। जस्ट एग्जाम्पल, मिस्टर ए का एक प्लॉट था। मिस्टर ए का एक प्लॉट था, उसने सोचा था मैं यहाँ पे अपने बच्चों के घर बनाऊंगा। उसके पास मिस्टर बी आया। मिस्टर बी ने कहा कि मिस्टर ए वो प्लॉट भेज दे। उसने कहा कि नहीं भैया, यहाँ पे तो मैंने अपने बच्चों के घर बनाने। कह रहा घर का तो नहीं पता, फिलहाल तो मैं तेरी कब्र बनाने जा रहा हूँ, अगर घर नहीं देगा अल्लाह माफ करे। तो उसने क्या किया? उसने गन निकाली और उसकी कनपड़ी पे पिस्टल रख दिया। अब देखो, उसने ऑफर की ये प्लॉट मुझे भेज दो। इस बंदूक की वजह से उसने क्या कर लिया? इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। देखो भैया, ऑफर भी हुई है, एक्सेप्ट भी हुई है, क्या बन गई? प्रॉमिस। अच्छा, प्रॉमिस में क्या होनी चाहिए? कंसीडरेशन। अच्छा, ये मिस्टर बी को मिलेगा प्लॉट, और मिस्टर ए को क्या मिलेगा? वो पे करेगा उसको। पे भी कर रहा है ये ना, बस वो बेचना नहीं चाह रहा था। वो बेचना नहीं चाह रहा था, उसने कहा कि भाई बेच। उसको जबरदस्ती उससे खरीदा है, पे भी किया है उसको। तो दोनों के लिए कंसीडरेशन क्या बन गया? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में क्या की? इन्फोर्सिबिलिटी। तो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन लॉ ने कहा इन्फोर्सिबिलिटी ऐड करते वक्त थोड़ा सा कहा, ओए भाई रुको, यहाँ पे एक के साथ नाइंसाफी हुई, एक बंदे के साथ नाइंसाफी हुई है। वो बंदा जिसके साथ नाइंसाफी होती है उसके लफ्ज बोला करेंगे अग्रीड पार्टी। अग्रीड पार्टी अभी लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको कुछ नहीं लिखना, बस उसके ऊपर लिख लीजिएगा एक ऐसी पार्टी जिसके साथ नाइंसाफी हुई हो, उसके लिए लफ्ज क्या बोला करेंगे? अग्रीड पार्टी। तो अग्रीड पार्टी, और लाजमी तौर पे अगर इस तरह का मामला हुआ करेगा, दोनों के साथ नाइंसाफी नहीं हुई, एक के साथ हुई, तो जिसके साथ नाइंसाफी हुई है कानून उसको ऑप्शन देगा। कानून कहेगा देख तेरी यहाँ पे कॉन्सेंट फ्री नहीं थी, है तुझे इसने डरा धमका के ये कॉन्सेंट हासिल की, तू चाहे तो इसको खत्म कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, चाहे तो कंटिन्यू रख। अब ये सर, ये कानून खत्म क्यों नहीं कर देता उसको? ये चाहत क्यों दी है? देखो मेरे बच्चे, कानून क्या हर वक्त उस मिस्टर ए के साथ 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 चलेगा? सिक्योरिटी गार्ड दे देगा उसको। बाहर आगे जिंदगी तो मिस्टर ए ने ही जीनी है ना। है ये ना हो कि उससे जाके कानून वहां पे चैलेंज करके वापस तो ले लेगा, लेकिन याद रखना कि दुश्मनी वाला मामला भी आप, उसको पता है कि तुमने मुझे कोर्ट में घसीटा है, मुझे जलील किया वहां पे कोर्ट में, अब तेरी खैर नहीं। इसलिए कानून ने आपका ऑप्शन दिया, भाई जान तो बच गई ना, है अब आपकी मर्जी है। हम आपके साथ साथ नहीं रह सकेंगे। अगर आप चाहते हो तो हमारे पास आ जाओ और ये साबित कर दो कि आपको इसने डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट किया है, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देंगे। लेकिन अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हो, ये भी आपकी मर्जी है, जो कहो हम आपके साथ हैं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें किसी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई हो, और जिसके साथ नाइंसाफी हुई है उसके एंड से, ये नहीं कि उसने डराया धमकाया हो, कल वही अदालत में चला जाए मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूं ना।
जिसके साथ नाइंसाफी हुई है वो पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखे, चाहे तो खत्म करे। जैसे आप लोग यहाँ पे बी लॉ के एडमिशन लेने के किसी और कॉलेज जा रहे थे, हमने यहाँ पे गार्ड अंकल थे, उसको एक बंदूक दे के बैठा दिया वहां पे। जो बच्चा इधर से बी लॉ के लिए गुजरे ना, उसको पकड़ो, कनपड़ी पे पिस्टल रख के, अल्लाह माफ करे, उसको लाके यहाँ पे एडमिशन ऑफिस में एडमिशन कर दो उसका। अब हमने आपका एडमिशन कर दी, लेकिन मेरे बच्चे मुझे बताओ, आपकी कॉन्सेंट फ्री थी? नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो, चाहे तो कंटिन्यू रखो, है। अब कानून ने आपको क्यों ऑप्शन दिया? क्योंकि इस गली से दोबारा गुजरना फिर आपने है? और फिर वो गार्ड अंकल वहीं पे बैठे हुए हैं, उसको पता तो चल जाएगा ना आप वही हो जिसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया। ये भी रिस्क आपने ही लेना। तो इसलिए कानून ने कह दिया ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बन तो गया हो लेकिन उसमें कोई कमी बेशी रह गई हो, किसी के साथ नाइंसाफी होगी उसकी वजह से, तो जिसके साथ नाइंसाफी हुई हो, ये जगह जगह पे, ये खाली यही नहीं डराना धमकाना, और भी बड़ी सारी वजूहात हुआ करेंगी जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ करेगा, वॉइडेबल हुआ करेगा। जहां पे लफ्ज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोले, आपने फौरन से दिमाग में लाना है यहाँ पे किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, और जिसके साथ नाइंसाफी हुई है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, चाहे तो उसको कंटिन्यू रखे, चाहे उसको जैसे उसको वैलिड समझे, चाहे उसको रिसाइन कर दे, आगे पढ़ेंगे, रिवोक कर दे, रिसाइन कर दे, जो मर्जी। याद रखोगे इस बात को। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा तो बन तो गया है, बन गया है कॉन्ट्रैक्ट, देखो क्योंकि लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट तभी तो लिखा उसने, अगर बन गया है, लेकिन है क्या, वॉइडेबल। पिछला कॉन्ट्रैक्ट क्या था जो भी हमने पढ़ा था, वैलिड। ये क्या है, वॉइडेबल, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बन गया लेकिन एक पार्टी, लेकिन कौन सी पार्टी, मजलूम पार्टी। ये ऑप्शन किसको है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का, मजलूम। यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मजलूम पार्टी के पास ऑप्शन हो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा हम क्या बोला करेंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद में लफ्ज ये जगह जगह पे बोलेंगे हम, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल है। अब आपके दिमाग में फिर यहाँ पे ये आना चाहिए कि हमने पढ़ा था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका, इसका मतलब है यहाँ पे कोई कमी बेशी रहेगी और इस वजह से किसी के साथ नाइंसाफी हो गई है, अब वो पार्टी चाहे तो खत्म करे, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखे। याद रखोगे। कह रहा है एन एग्रीमेंट, देखो एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, तो क्या बन जाता था, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन देखो कह रहा है एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन आर मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल तो है एक पार्टी के ऑप्शन से, कौन सी, मजलूम, लेकिन जो जालिम है उसके एंड से इन्फोर्सेबल नहीं है, है? ये नहीं कि वो भी इन्फोर्स, उसने डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट किया हो और जाके जबरदस्ती पकड़ के वो अगर ना परफॉर्म कर रहा हो उसको वो मजीद उसको परफॉर्म भी करवा ले। अल्फाज हैं बस, उसका ध्यान रखिएगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फोर्सेबल जो एक पार्टी के एंड से तो इन्फोर्सेबल है लेकिन दूसरी पार्टी के एंड से इन्फोर्सेबल नहीं है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर आर अदर्स इज अवॉइडेबल। यानी कि कहना ये जा रहा है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी के एंड से इन्फोर्सेबल हो लेकिन दूसरी पार्टी के एंड से इन्फोर्सेबल ना हो। जो डरा धमका के कर रहा है उसके एंड से इन्फोर्सेबल थोड़ी होगा। इन्फोर्सेबल किसके एंड से है, जिसके साथ जुल्म हुआ है। वो चाहे तो इसको इन्फोर्स भी करवा ले, जिस तरह हुआ था वो तो करवा सकती है, चाहे तो उसको क्या कर दे, खत्म कर दे। कह रहा द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीड पार्टी। बस ये देखना, एक पार्टी के एंड से जो इन्फोर्सेबल हो, एक पार्टी के एंड से इन्फोर्सेबल ना हो। और ऑप्शन किसको दिया है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का, अग्रीड पार्टी। अग्रीड पार्टी कौन सी है, जिसके साथ जुल्म हुआ है, नाइंसाफी हुई है। एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द डिफॉल्टिंग पार्टी, लेकिन जिसने डिफॉल्ट किया है उसके एंड से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है, सॉरी, उसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का ऑप्शन नहीं है। यानी कि उसके लिए तो बन गया समझो, जो हो गया, लेकिन दूसरी पार्टी को लॉ ने ऑप्शन दे दिया, अब आप चाहे तो खत्म कर दो, चाहे तो कंटिन्यू रखें। दूसरे के लिए समझो बन गया जो भी, लेकिन एक पार्टी को ऑप्शन दे दिया, लेकिन जिसने जुल्म किया हो वो खत्म नहीं कर सकता। ये याद रखना, अगर वो अदालत में चला गया कि मेरे साथ जुल्म हो गया, भाई तेरे साथ क्या जुल्म हुआ, जुल्म तो तूने उसके साथ किया है। तो जिसने नाइंसाफी की हो उसके एंड से नहीं, बल्कि जिसके साथ नाइंसाफी हुई हो, अगर उसके पास कानूनी तौर पे ऑप्शन हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन भी गया लेकिन एक पार्टी के पास ऑप्शन है वो खत्म कर दे, चाहे तो कंटिन्यू रखे। और कौन सी पार्टी, अग्रीड पार्टी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। भाई पढ़ेंगे इसको आगे जाके, बड़ी सारी सिचुएशन आएंगी, चैप्टर नंबर 2 से लेके समझ लो कि चैप्टर नंबर, चलो इस तरह कर लो, 3 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हुआ करेंगे। बस लफ्ज जब आए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब है कॉन्ट्रैक्ट लेकिन एक पार्टी के एंड से वॉइडेबल है, वो चाहे तो खत्म कर दे, चाहे तो कंटिन्यू रखे। याद रखोगे। लो बेटा नेक्स्ट अल्फाज देखिएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे अगेन क्या हुआ होगा, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, प्रॉमिस बनी, प्रॉमिस में कंसीडरेशन एग्रीमेंट बना, और कंसीडरेशन में इन्फोर्सेबिलिटी भी है, तो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बन तो गया था लेकिन बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद ऐसे हालात पैदा हो गए अब वो परफॉर्म नहीं हो सकता।
इसको कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, वॉइडेबल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो परफॉर्म हो सकता है, लेकिन एक पार्टी चाहे तो खत्म कर दे, चाहे तो कंटिन्यू रखे, वो परफॉर्म हो सकता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के दरमियान बन तो गया था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाए, अब वो परफॉर्म नहीं हो सकता, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो मजीद इन्फोर्सेबल ही ना रहे और किसी का कसूर भी ना हो, याद रखना, इसमें किसी पार्टी का कसूर नहीं होगा। दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको परफॉर्म करने के लिए कि हम अपने अपनी जिम्मेदारियां परफॉर्म करेंगी, लेकिन बाद में, जस्ट एग्जाम्पल वैसे मैं कह रहा हूँ, किसी मिस्टर ए के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मिस्टर ए, आपने इस संडे को आके फलानी बिल्डिंग है उसको पेंट कर देना। तो भैया संडे से पहले खुदा ना खासा वो बिल्डिंग ही डिस्ट्रॉय करेगी, अब वो पेंट कहाँ पे करेगा? अब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो था लेकिन परफॉर्म थोड़ी होगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड। जो बन तो गया था लेकिन आप परफॉर्म, इसी तरह खुदा ना खासा, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि एक एंगेजमेंट हुई, उसमें खुदा ना खासा किसी की डेथ होगी, उसके बाद मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट हो तो गया था लेकिन अब ये परफॉर्म नहीं हो सकता। मतलब किसी पार्टी का कोई कसूर तो नहीं है, और याद रखना इसमें किसी का कसूर भी नहीं होगा। जस्ट एग्जांपल, मिस्टर ए और मिस्टर बी, मिस्टर ए उसने एक, उसके घर में गाड़ी खड़ी है और मिस्टर ए को पता है कि, चलो ऐसा करो, मिस्टर बी के घर में गाड़ी है और मिस्टर ए को पता है कि मिस्टर बी के पास एक गाड़ी है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं उसके जाके कहता हूँ यार ऐसा कर, वो तेरे पास जो गाड़ी है ना वो मुझे भेज दे। ये दोनों अपने ऑफिस में बैठे हैं, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कह रहा कि मिस्टर बी वो जो तेरे पास गाड़ी है वो गाड़ी मुझे सेल कर दो। वो कहता ठीक हो गया, खरीद ले, कितने की? इतने की। अच्छा, इधर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन दोनों को नहीं पता वो गाड़ी जो घर खड़े करके गया था, खुदा न खास्ता वो गराज में खड़ी हुई थी, गराज उसके ऊपर गिरा, वो गाड़ी वैसे ही डिस्ट्रॉय कर गई। तो सब्जेक्ट मैटर अब रहा ही नहीं जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया उनका, और लेकिन उन दोनों को नहीं पता वहां। तो मेरे बच्चे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहेगा? वो हो रहेगा। मान लो मैं जानवरों का व्यापारी हूँ, आपने कहा कि राणा साहब आप व्यापारी भी हैं, आपके पास कुर्बानी के जानवर हैं, तो मैं साथ पढ़ाता भी हूँ, तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था, आपने कहा कि सर वो कुर्बानी के कोई जानवर सुना है आपके पास, तो कोई भेज नहीं। मैंने कहा कि ठीक हो गया बेटा, खरीद लो। तो यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो जानवर जो मैं खड़े करके आया हूँ अपनी हवेली में, घर में, लेकिन मुझे पता चला कि वो, हम बाद में हमें जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमें पता चला वो जानवर तो चोरी हो गए। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बन तो गया लेकिन बाद में परफॉर्म ना हो सकता हो और किसी पार्टी का कोई कसूर ना हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोला करेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट अभी आपने देखे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का कोई और नाम क्या था? बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। चाहे उसको बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, चाहे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, चाहे उसको खाली कॉन्ट्रैक्ट बोल दो। फिर हमने पढ़ा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइडेबल है, एक पार्टी के से वो खत्म कर दे, चाहे तो उसको कंटिन्यू रखे। फिर हमने नेक्स्ट क्या लफ्ज पढ़ा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बन तो गया था लेकिन बाद में ऐसे हालात पैदा हुए जिसकी वजह से परफॉर्म नहीं हो सकता, इसको बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या रखोगे इस बात को? कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, कभी इन्फोर्सेबल था। देखो एग्रीमेंट में क्या ऐड करते थे? इन्फोर्सिबिलिटी, तो क्या बनता था? कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट में कभी इन्फोर्सिबिलिटी थी और वो क्या बन गया था? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बाद में क्या हुआ? इन्फोर्सिबिलिटी खत्म होगी है, या किसी वजह से अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। बस इतना दबा के रखो, एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सेबल, जो मजीद इन्फोर्सेबल ना रहे, बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। तो वो वॉइड हो जाएगा जब वो मजीद कानून की निगाह में इन्फोर्सेबल ना रहे। जस्ट एग्जांपल, मैं कोई मेडिसिन बना के बेचता हूँ, मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भाई फलानी तारीख को, मान लो कि 16 जून को मैंने ये मेडिसिन आपको सप्लाई करनी है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपसे एडवांस पेमेंट पकड़ ली, सब कुछ हो गया। लेकिन जब मैंने आपको वो मेडिसिन सप्लाई करनी थी उससे पहले ही गवर्नमेंट ने उस मेडिसिन के ऊपर पाकिस्तान में पाबंदी लगा दी। आप मेरे बच्चे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया था, क्या ये परफॉर्म हो सकता है? क्या अब ये इन्फोर्सेबल है? कल आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो, राणा साहब मेडिसिन दो नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। कानूनी कार्रवाई करने के लिए गवर्नमेंट के पास आओगे, गवर्नमेंट ने पहले उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बन तो गया था और बनते वक्त बिल्कुल वैलिड था, लेकिन बाद में हालात की वजह से क्या हो गया हो, हाँ, यानी कि हालात की वजह से परफॉर्म ना हो सकता हो, वो मजीद इन्फोर्सेबल ना रहा हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या रखोगे? कहता नोटिस दैट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वाज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। याद रखो कि ये जब बन रहा था उस वक्त सही था, वैलिड था, इसमें कोई कमी नहीं थी। अगर बनते वक्त कमी होती तो बन जाता, तो वॉइडेबल होता, और अगर कोई कमी ना होती तो वैलिड होता। और अगर कमी नहीं थी, बनते वक्त ये वैलिड ही था, कमी होती तो वॉइडेबल होता। तो बनते वक्त इसमें कोई कमी, बट सब्सिक्वेंटली इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि ये मजीद इन्फोर्सेबल नहीं रहा, तो क्या लफ्ज बोलेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट।
ये पढ़ेंगे वो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो वॉइड हो जाते हैं, आगे जाके इसकी हम 4-5 कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट दी होगी उसमें। लफ्ज पढ़ो ऊपर क्या लिखा हुआ, वॉइड एग्रीमेंट, कहीं कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं लिखा हुआ आगे। इसका मतलब क्या हुआ, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई तो क्या बनी, प्रॉमिस में तो क्या बना, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या ऐड करनी थी, एनफोर्सेबिलिटी, तो क्या बनना था। तो यहां तक मामला गया ही नहीं, सिर्फ यहीं पे खड़े हुए आप। और यहां पर भी कानून ने मना कर दिया, आपको मना कर दिया, ओए ओए ये एग्रीमेंट करना ही नहीं आपने, ये किधर कर लिया आपने, हमने मना किया हुआ था। ऑफर भी हुई, एक्सेप्टेंस भी हुई, एक्सेप्टेंस के साथ दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन भी है, लेकिन कानून ने कह दिया मैंने तो मना किया था इसको करने को, ये क्यों किया आपने। तो ऐसा एग्रीमेंट जो मेरे बच्चे कानून वैसे ही मना कर दे, ये नहीं करना, उसके बावजूद आप कर लो, तो ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। वॉइड एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, क्यों, ये जस्ट एग्रीमेंट रह जाएगा। और एग्रीमेंट भी कौन सा है, ममनू एग्रीमेंट। भाई जो चीज हो ही एग्रीमेंट ही ममनू हो, तो खुद सोचे वहां पे, ये तो ऐसे ही जैसे कोई इलाका ही ममनू है और आप वहां पे घर बनाने चले जाए हैं, भाई आपको तो एंटर नहीं होने देना, घर बनाना तो बड़ी दूर की बात है, ममनू इलाका है। तो याद रखना, वॉइड एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट जिसको एग्रीमेंट को भी करने से मना कर दिया गया हो, कॉन्ट्रैक्ट तो बड़ी दूर की बात। वॉइड एग्रीमेंट, देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या था, ममनू कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म नहीं हो सकता। वो बन, कॉन्ट्रैक्ट लफ्ज लिखा था, बन गया था, लेकिन ममनू किस लिहाज से, परफॉर्म के लिहाज से, अब परफॉर्म नहीं हो सकता, हालात ऐसे पैदा हो गए जिस जो किसी के बस में नहीं। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट तो ऐसा एग्रीमेंट है जो कानून ने पहले से मना कर रखा है, ये एग्रीमेंट ना करना, अगर किया तो हमारे पास कभी भी मदद के लिए ना आना, यानी कि हम कभी भी इसमें इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करेंगे, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी, चलो मिस्टर एम कह लो, मिस्टर ए ने मिस्टर एम, माइनर बॉस, बीबी बॉस, मिस्टर ए ने मिस्टर एम को कहा, मिस्टर एम भाई ऐसा कर, ये बाइक मुझसे खरीदे। उसने क्या किया, उसने बाइक इससे खरीदी, उसको कहा कि महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। अब बाइक उसने ले ली और वो भी बेच के खाक हो गया और पैसे भी नहीं दे रहा। अब ये उसे रोज जा रहा पैसे, वो कहता नहीं तो तेरे खिलाफ कानूनी का, वो कहता है जा कार। अब ये चला गया कोर्ट में, सर ये देखें, ये बंदा मेरे पैसे नहीं दे रहा, ये बंदा मेरे पैसे, वो कहता बंदा, तो इसको बंदा बोल रहा है, ये तो हमें कोई छोटा सा बच्चा लग रहा है। कहता नहीं नहीं सर, ये कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है ना। तो कानून कहेगा चपेड़े कराओ इसको, बच्चे के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं, तो दफा हो जाए, निकालो इसको बाहर। यानी कि उस बंदे को पैसे भी नहीं मिल रहे, और कानून भी क्या करेगा, धक्के देकर उसको बाहर फेंकेगा। तो बंदा था, तो ये मना नहीं किया था किसी बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। अगर बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट करोगे, वो तो कॉन्ट्रैक्ट कभी बनेगा ही नहीं, एग्रीमेंट होगा, और वो भी कौन सा, ममनू। हमने बच्चे के साथ एग्रीमेंट करने से आपको मना कर दिया है, तो अगर कर लिया आपने, उसके बावजूद, हमारे मना करने के बावजूद आपने एग्रीमेंट कर लिया, इंसाफ के लिए हमारे पास, क्योंकि हम कभी भी उसमें इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करेंगे। तो देखेंगे बड़े सारे एग्रीमेंट ऐसे। अच्छा, वॉइड एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट होता है जिसमें इन्फोर्सेबिलिटी ऐड करके आपको इंसाफ नहीं मिलता। तो कानून ने मना किया था ना, ये एग्रीमेंट करो ही नहीं, अगर कर लिया आपने उसके बावजूद, तो भुगतो फिर खुद ही, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वॉइड एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट, कहते हैं एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी जिस एग्रीमेंट में कभी इन्फोर्सेबिलिटी ऐड ही नहीं होनी, इसलिए वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि लॉ ने मना कर दिया, एग्रीमेंट कर लो, लेकिन वो भी मना है, क्यों, हम इसमें इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करेंगे, हमारी मदद कभी नहीं मिलेगी इसके अंदर। आप वॉइड एग्रीमेंट क्या है, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कानून की कोई मदद नहीं मिलनी आपको, मतलब उसमें कभी इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होनी, इसका मतलब वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। नोटिस दैट ए वॉइड एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। अच्छा, जो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं ना, ये शुरू से गलत होते हैं। ये क्यों कहना पड़ गया उसको, क्योंकि अभी अभी हम क्या पढ़ के हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जो बनते वक्त बिल्कुल सही था, बाद में हालात की वजह से परफॉर्म नहीं हो सकता, तो हमने बोला था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर अच्छा ये भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की तरह बनते वक्त सही है, बाद में हालात पैदा हो गए तो तब जाके वॉइड एग्रीमेंट ना कहते, ना ना ना, ये शुरू से ही मना है। वॉइड एग्रीमेंट क्या है, कहता है वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही गलत। एब इनिशियो का मतलब क्या है, जब आप ऑफर एक्सेप्टेंस करके प्रॉमिस बनाइए और प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड कर रहे थे, उसी में सब कुछ गलत कर रहे थे, क्योंकि जिस जिस चीज का या जिस बंदे से एग्रीमेंट कर रहे थे, उससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, इसलिए वो एग्रीमेंट ही रहेगा, और वो भी ममनू, और ये बनते वक्त ही ममनू है, ये नहीं कि बाद में हालात पैदा हुए होंगे जिसकी वजह से वॉइड एग्रीमेंट हो गया। थोड़ा बहुत याद रखोगे, वॉइड एग्रीमेंट क्या है, तो शुरू से मना कर दिया कानून ने, और जैसे माइनर के साथ एग्रीमेंट कानून ने मना कर रखा, आपने अगर कर लिया तो इसमें इन्फोर्सेबिलिटी है, और ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने।
बेटा एक होता है, यहीं पे जरा देखिएगा क्योंकि इन्होंने तो नहीं बताया लेकिन आप वैसे ही दिमाग में रखिएगा। एक होता है इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट लफ्ज आगे आएगा कहीं ना कहीं, इसको याद रखना आपने। इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है? एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको करने से कानून ने मना कर रखा है और अगर आपने किया आपको सजा भी मिलती है। ऐसे एग्रीमेंट को कहते हैं ये इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट जिसको करने से कानून ने मना किया और अगर आपने किया तो सजा भी मिलेगी। वॉइड एग्रीमेंट कानून ने मना किया है लेकिन करने पे सजा नहीं, इंसाफ भी मिलेगा। और इलीगल एग्रीमेंट इंसाफ तो बड़ी दूर की बात, बल्कि अगर आपने किया है उसमें जैसे आप कहते हो सर कल आते हुए थोड़ा सी चर्च ले आ, भाई मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, समझाने के लिए बात कर, मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, एग्रीमेंट हो गया। अब मेरे बच्चे ये एग्रीमेंट मना था, अगर पुलिस को पता चल गया हम दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। अगरचे परफॉर्म भी नहीं किया हम, खाली एग्रीमेंट करने के ऊपर ही क्या है मैं इस बच्चे को कहता हूँ ये ले पकड़, ये 10 लाख पकड़, खुदा रखा सब फलाने बंदे की टांगे तोड़ दे, क्या है? मना है। अगर पता चल गया कानून को, कानून मेरे बच्चे क्या करेगा? मैं कहता हूँ ये ले इतने पैसे पकड़, फलानी जमीन पे कब्जा कर ले। तो ये क्या है? इलीगल एग्रीमेंट। ऐसा एग्रीमेंट जिसको जिसके ऊपर सजा मिले। बस आपने ये नहीं कहना कौन कौन से हैं, वो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्टें हैं, इतनी इतनी मोटी किताबें एक एक उस पर, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, बस इतने लफ्जों लफ्जों का मतलब पता। अभी आपने देखो कोई 4 से 5 तरह के अल्फाज पढ़े हैं, तो 5 कह लो। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्कुल सही हो, इन्फोर्सेबिलिटी हो, है और परफॉर्म हो सकता है, और अगर किसी ने ना किया उसका कसूर हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन तो गया, एक पार्टी के पास ऑप्शन है चाहे तो खत्म कर दे चाहे तो कंटिन्यू रखे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन तो सही गया था लेकिन बाद में हालात की वजह से परफॉर्म नहीं हो सकता और किसी का कोई कसूर भी नहीं होता। कानून ये नहीं कहेगा कि ये फलाने का कसूर है, नहीं, किसी का कोई कसूर नहीं, कानून ही कह रहा है किसी का कोई कसूर नहीं इसमें, या परफॉर्म नहीं हो सकता, किसी का कोई कसूर भी नहीं। फिर हमने पढ़ा वॉइड एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जो रहेगा एग्रीमेंट ही और वो भी ममनू है। ये और ये वॉइड एबिट इशू होता है, शुरू से कानून ने मना कर रखा है ये एग्रीमेंट ना करना। जैसे बच्चे के साथ एग्रीमेंट ना करो, क्योंकि हम कभी भी उसमें इन्फोर्सिबिलिटी ऐड करके उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनने देंगे। और उसके बावजूद अगर आपने कर दिया तो एक्चुअली कौन सा किया? वॉइड एग्रीमेंट। इंसाफ नहीं मिलेगा, सजा नहीं है, आपको सजा नहीं मिलेगी बच्चे के साथ इस तरह का कोई एग्रीमेंट करने की, खरीदो फरोख्त का, लेकिन आपको इंसाफ भी नहीं मिलेगा। कल वो बच्चे ने पैसे ना दिए, आगे देखेंगे हम बच्चा कितना बड़ा बदमाश बन रहा है? आपको दिल करेगा आप काश सर ये चीजें हमने आपने हमें पहले बताई होती है, जब हम 18 साल से कम उम्र के थे। लेकिन अगर कोई बच्चा अभी भी 18 साल से कम का है तो उसके पास अभी भी ऑप्शन होंगे, वो सारी बदमाशियां कर सकता है? उसके बाद हमने एक लफ्ज बोला इलीगल एग्रीमेंट्स, जिसको कानून ने मना भी किया हुआ और उसके बावजूद अगर करो तो सजा भी है। इन अल्फाजों को याद रखो, देख लेना। ले बेटा, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स? वो कौन से एग्रीमेंट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बनते थे? बताओ, वो कौन से एग्रीमेंट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बनते थे जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी? सर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते थे जिसमें क्या आ जाए? इन्फोर्सिबिलिटी। अब अगली बात मेरे बच्चे, इन्फोर्सिबिलिटी आएगी कैसे, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। और उसके मेरे बच्चे उसने 5 एसेंशियल दे रखे हैं। अच्छा मजे की बात क्या है, इसने तो 5 एसेंशियल दे रखे हैं, लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, वैलिड एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी हो, उसके लिए पिछली 3 चीजों को नहीं भूलना आप। वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन, उनको भी नहीं भूलना। वो भी, ये कंसिडरेशन का तो यहाँ पे दोबारा भी जिक्र कर देंगे, लेकिन वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस आपने दिमाग में रखने हैं। चाहे पेपर में अगर वो पूछे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताओ, है या कंडीशंस ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताओ, आप यही लिख दीजिएगा, 5 उसने दे रखी है। लेकिन अगर आप चाहो तो क्या शुरू कहां से करना कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड ऑफर, हर ऑफर वैलिड नहीं होती थी, हर एक्सेप्टेंस भी वैलिड नहीं होती थी, याद है ना? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, वो भी सारे याद रखने हैं आप। सुन रहा है? इससे भी मेरा ख्याल आवाज आती है, नहीं कहूँ ऐसे लग रहा है जैसे। लो बेटा, कहता है एन एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट इफ इट मीट्स द फॉलोइंग कंडीशन। यानी कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है अगर उसमें ये कंडीशन पूरी हुई। अगर इसमें से कुछ भी कम हुआ तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। हो सकता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, ये याद रखिएगा, हो सकता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। एन एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, चाहे कॉन्ट्रैक्ट लफ्ज बोल दे, चाहे बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बोल दे, चाहे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल दे। एन एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट इफ इट मीट्स द फॉलोइंग कंडीशन। अगर उसमें ये कंडीशन पूरी होंगी तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और ये तसलसल किसका है? ऑफर एक्सेप्टेंस का ही तसलसल है। ये ना समझना, सबसे पहले हम क्या पढ़ते रहे चैप्टर नंबर 2 के अंदर? भाई वो तो शुरुआत थी कॉन्ट्रैक्ट की, शुरू होता ही ऑफर से।
और फिर वो मेरे बच्चे वो बनता ही कब था, जब एक्सेप्टेंस हो, और एक्सेप्टेंस भी वो जो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और खाली यही ना ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, उसमें ये कमियां हो, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब ये क्या है, जैसे द एग्रीमेंट इज मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी, तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा अगर पार्टीज की अपनी रजामंदी से कॉन्ट्रैक्ट बना। याद है ऑफर का मकसद क्या हुआ होता था बोला, अगली पार्टी की असेंट हासिल करना कह लो या कंसेंट कह लो, दोनों का मतलब क्या है, रजामंदी। और अगर अगली पार्टी रजामंदी दे ही ना रही हो और आप उसको डरा धमका के रजामंदी हासिल कर लो, रजामंदी तो मिल गई, लेकिन कानून ने कह दिया हम इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। हाँ, इसको हम देखेंगे, उसको वो देखेंगे हम, वॉइडेबल ही है नो डाउट, लेकिन इसको देखेंगे। लेकिन वैलिड हम पढ़ किसके एसेंशियल रहे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। तो अगर किसी पार्टी की कॉन्सेंट फ्री नहीं, तो मेरे बच्चे फिर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने। कुछ और में से कुछ हो सकता है, वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या है वो हम देखेंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। या द पार्टीज मेकिंग द एग्रीमेंट आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और फिर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पार्टीज का क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि लोग अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी मर्जी से यानी कि रजामंदियां ले रहे हो, और दूसरे नंबर पे पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने किसी इनकॉम्पिटेंट बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, वो देखेंगे क्या बनेगा, लेकिन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और वो भी देखेंगे वो कौन कौन से लोग हैं जो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। लंबी चौड़ी लिस्ट है, सिर्फ 3 बंदे हैं, अभी देखेंगे। और द एग्रीमेंट इज मेड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन जो दोनों एक दूसरे को ले दे रहे हैं, जो बेनिफिट मिल रहा है, वो क्या होना चाहिए, लॉफुल। और एग्रीमेंट का मकसद भी क्या होना चाहिए, लॉफुल। अच्छा ये देखा ना, लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों एक ही चीज है। ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या होते हैं, एक बंदे की कंसिडरेशन वो दूसरे का मकसद हो, एक बंदे की कंसिडरेशन दूसरे के लिए मकसद हो। अब जस्ट एग्जांपल, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं कहता हूं ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लो, मेरे बच्चे मैंने आपको ये मोबाइल ले लिया और मुझे 10,000 मिला, मकसद यहाँ पे क्या था, पैसे लेना, कि मेरे पास पैसे आ रहे। तो वही जो मैं आपको मोबाइल दे रहा हूँ ये आपके लिए कंसिडरेशन, और मेरे लिए जो पैसे कंसिडरेशन वही मेरा क्या मकसद। और आप जो ये मोबाइल खरीद रहे हो, आपको मोबाइल मिलेगा, और मोबाइल खरीदना ही आपका क्या मकसद। मैं आपको कहता हूँ ये लो पकड़ो 2 लाख रुपया, वो फलाना बंदा ना उसके कान काट दो, समझाने के लिए बात कर, आपने 2 लाख रुपया पकड़ा, जाकर उसके कान काट दो। मेरा मकसद क्या था, उसको बहरा करना, आपका मकसद क्या था, पैसे कमाना। तो आपको आपका मकसद पूरा हो गया और मेरा मेरा मकसद पूरा हो गया, दोनों को कंसिडरेशन। मतलब कंसिडरेशन ही क्या है, वही ऑब्जेक्ट हो, मकसद हो, जो इन रिटर्न। देखो मैं तो आपको 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, बदले मुझे क्या मिल रहा है। हाँ, जब वो बहरा होगा उससे सुकून जो मिलेगा, जब वो सुनेगा कुछ नहीं, अल्लाह माफ, समझाने के लिए बात करें, तो वही मेरा मकसद है। क्या रखोगे इस बात को, मैं कहता हूँ ये लो पकड़ो 2 लाख रुपया, और कल आते हुए चर्च लेके आनी, मकसद क्या है, चर्च। याद रखोगे, वो कंसिडरेशन ही मेरे लिए जो ट्रस्ट लेकर आओगे वही क्या है, मकसद है। तो याद रखना है कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ये दोनों क्या है, ये इकट्ठे ही रहेंगे मेरे बच्चे। इन दोनों का, ये दोनों मेरे बच्चे बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। एक बंदे की कंसिडरेशन वो दूसरे का मकसद हो सकता है, दूसरे की कंसिडरेशन वो पहले का मकसद हो सकता है। यार या सादा अल्फाज में कह लो, कंसिडरेशन ही मकसद होती है, रौड़े मुक्के जो कंसिडरेशन होती है वही क्या होती है, मकसद भी होता है। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, लॉफुल कंसिडरेशन, मकसद भी कानूनी होना चाहिए और कंसिडरेशन भी कानूनी, देखेंगे इसको भी गौर से पढ़ेंगे आगे जाके। और द एग्रीमेंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, और एग्रीमेंट ऐसा ना करना जो कानून ने पहले से मना कर रखा। एग्रीमेंट वो होना चाहिए जो कानून की तरफ से पहले से ही मना ना, नॉट एक्सप्रेसली, एक्सप्रेसली मतलब कानून ने पहले लिखकर उसको रोक रखा हो, ये एग्रीमेंट ना करना, और उसके बावजूद आपने कर लिया, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ऐसा एग्रीमेंट ना करना जिसको कानून ने पहले से मना कर रखा, अगर आपने कर लिया ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट, जिसको कानून ने मना ना किया हो वो करना, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। यानी कि द एग्रीमेंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट, वही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो कानून की तरफ से एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं। द एग्रीमेंट, अल्फाज जरा थोड़े से अजीब से, हमने बनाना कॉन्ट्रैक्ट, तो कह रहा कब बनेगा बोला, एग्रीमेंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, ऐसा एग्रीमेंट ना हो जिसको कानून ने पहले से मना कर रखा हो, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें मकसद लॉफुल हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें कंसिडरेशन लॉफुल हो, ऐसा यानी कि चलो एग्रीमेंट कह दो, ऐसा एग्रीमेंट हो जिसमें पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, ऐसा एग्रीमेंट हो जिसमें कॉन्सेंट फ्री हो,
ऐसा एग्रीमेंट हो जो कानून ने पहले से मना ना किया, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड ना हो, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड ना हो। अगर वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हुआ, कानून ने पहले से डिक्लेयर किया हुआ, एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, अल्फाज या बोलकर, उसको एक्सप्रेस कहते हैं, याद है इंप्लाइड और एक्सप्रेस पढ़ गए, यानी कि कानून ने पहले से बोलकर या लिखकर आपको कह रखा ये काम ना कर, तो मेरे बच्चे फिर वो क्या होगा, यानी कि ना करना वो आपने नहीं करना। अगर तो उसने कानून को ने मना नहीं किया हुआ आपको, फिर बन लेगा। यानी कि अगर तो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हुआ फिर नहीं बनेगा, अगर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं है फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। वो कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, जो कानून ने एक्सप्रेसली मना नहीं किया वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। देखेंगे अभी। अच्छा, ये अब आप 5 चीजें एसेंशियल्स, ऑफर एक्सेप्टेंस एसेंशियल है, वो आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ के आ गए। अब ये जो पांचों हैं, ये चैप्टर नंबर 3 और 4 में ये पांचों एक एक करके हमने पढ़ने हैं। जब चैप्टर नंबर 3 और 4 पढ़ रहे होंगे, एक्चुअली क्या पढ़ रहे होंगे, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर 4 में जाके ये कंप्लीट हो जाए। मुश्किल बात देखो, अभी यही हम पढ़ने लगे हैं, लेकिन उससे पहले ये अल्फाज देखे होंगे। जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट मेरे बच्चे जुबानी कलामी भी हो सकता है और लिखा हुआ भी हो सकता है, यानी कि रिटर्न भी हो सकता है, जुबानी कलामी भी हो सकता है, इवन इम्प्लाइड भी हो सकता है। ये क्यों उसको बोलना पड़ रहा है? अच्छा, हम अब पढ़ाना शुरू कर दिया, यहाँ तक पहुंच गए, अभी भी बच्चों को यकीन नहीं आता कॉन्ट्रैक्ट जुबानी कलामी भी हो सकता है। उसको लग रहा होता है कि सर हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिखा हुआ होना जरूरी है। कानून कहता है ना ना, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिखना जरूरी नहीं, अनलेस के मैं खुद कह दूं कि फलाना कॉन्ट्रैक्ट अगर करना है तो उसको लिख के करना, नहीं तो वो वैलिड नहीं होगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट लिखकर करना है उसको लिखकर ही करना है, तभी वैलिड होगा, अदरवाइज मेरे बच्चे वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। हाँ, जहां पे कानून ने बना आपको ना कहा कि ये लिखकर ही करना है, आप कैसे कर लो, जुबानी कलामी कर लो, चाहे वो इम्प्लॉयड कर लो, इट्स ओके, याद रखोगे। एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस, यानी कि जुबानी कलामी कर लो, वैलिड होगा स्वाय चंद केसेस के जहां पे कानून ने कह दिया कि भैया आपने कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है, लिखकर ही करना है। व्हेन एनी स्पेशल लॉ रिक्वायर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी मेड इन द राइटिंग, जहां पे कुछ स्पेशल लॉज कह देंगे ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। अगर मैं बताऊं आपको जो कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो राइटिंग में ही होते हैं, सारी वो चीजें जिनकी रजिस्ट्रियां होती, जो किसी बंदे के नाम पे ट्रांसफर होती हैं चीजें, वो लाजमी तौर पे कैसे होनी चाहिए, लिख कर होना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ होगा तो किसी के नाम पे रजिस्टर्ड होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, वो भी हम देखेंगे, लेकिन इसके मैं आपको बता दूं, जैसे कोई जमीन खरीदते हो वो भी मेरे बच्चे ट्रांसफर होती है, वो लिखा हुआ होना चाहिए। गाड़ी खरीदते हो लिखा हुआ होना चाहिए, बाइक खरीदी लिखा हुआ, खाली साइकिल खरीदी वो चाहे जुबानी कलामी खरीद लो, उसकी कहीं पर रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ना मेरे से बाइक का कोई नंबर शंबर तो नहीं ना होता, सॉरी साइकिल का, ये कहीं नंबर प्लेट लगी है उसके पीछे, ये किसकी है, जहां पे मिले उठाओ ले जाओ, आपकी ही है। ऐसे ही शर्म करो, चोरी की होगी ले बेटा। कहता है कि स्वाइस कुछ सर्टन केसेस के वेयर एनी स्पेशल लॉ रिक्वायर सर्टन कॉन्ट्रैक्ट टू बी मेड इन राइटिंग, तो वहां पे आपने लाजमी राइटिंग में करना है, बाकी जगहों पे राइटिंग में करना जरूरत नहीं। यहाँ पे हमारे भी आएंगे कुछ जगहों पे, मैं फिर आपको रेफर कर दूंगा, याद है वो पढ़ा था हमने। तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो राइटिंग में होगा तो वैलिड होगा, नहीं तो नहीं होगा। आर इन द प्रेजेंस ऑफ ए विटनेस, जहाँ पे शहादतों की जरूरत है, तो फिर वहां पे शहादतें इकट्ठी करनी है आपने, है खाली जबानी कलाम नहीं, वहां पे शहादतें भी होनी चाहिए। आर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, यानी कि आपको बता रहा है कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जो रिटर्न में होना जरूरी है, ये वो बता रहा है। जहां पे शहादतों की जरूरत पड़ रही है वो रिटर्न ही होगा तो वैलिड होगा, नहीं तो नहीं। यहाँ पे कानून ने क्या रखा है कि ये चीज उसके लिए कम से कम 2 विटनेस हो, 3 विटनेस हो, फलाना फलाना हो, वो लाजमी तौर पे क्या होना चाहिए, रिटर्न। या जहाँ पे कोई स्पेशल लॉ खुद कह दे ये राइटिंग में होगा तो राइटिंग में होगा, जहाँ पे शहादतों की जरूरत पड़ रही हो या जिसकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत हो डॉक्यूमेंट्स की, जिसके डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड होने हो, तो वो भी क्या होगा, राइटिंग में। यानी कि अगर पेपर में पूछ ले वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो रिटर्न होने चाहिए, तीन तरह के क्या, 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट क्या होने चाहिए, रिटर्न होने चाहिए। जो किसी स्पेशल लॉ खुद कह दे कि मेरे मेरे अंडर होने वाला कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न ही होगा, है तो फिर रिटर्न ही होगा। जैसे आर्बिट्रेशन एक्ट पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर का बिल्कुल आखिरी टॉपिक, वो कानून है पूरे का पूरा आर्बिट्रेशन एक्ट, वो एक स्पेशल लॉ। वो कहता है कि जब भी आप कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट करोगे, आपने लिखकर अपॉइंट करना है, जुबानी कलामी आर्बिट्रेटर में मानता ही नहीं। पढ़ेंगे इसको जब आखिरी चैप्टर नंबर 18 के अंदर।
तो इसका मतलब क्या हुआ, वो स्पेशल लॉ खुद कह रहा है कि भाई मेरे अंडर यहाँ पे ये चीज तय होने वाली लाजमी तौर पे क्या होनी चाहिए, लिखी हुई होनी चाहिए। तो जहां पे कोई कानून खुद बोल दे, ये लिखा हुआ हो, या जहां पे शहादतों की जरूरत पड़ रही हो, विटनेसेस, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी आप लिखो। और तीसरे नंबर पे जिस चीज की रजिस्ट्रेशन की जरूरत हो वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आपको लिखने की जरूरत नहीं, चाहे तो आप क्या कर लो ऑरन, चाहे तो इम्प्लॉयड। कैसे, उसमें कहीं पे लिखा है वॉइड बनेगा या क्या बनेगा? अभी आपने गोली मारो, सिचुएशन तो सिचुएशन चेंज हुआ करेगा। फिलहाल हमने ये नहीं शुरू में हर चीज के बारे में सोच लेना, ये नहीं होगा तो वॉइड होगा या वैलिड होगा या क्या होगा, नहीं नहीं, वो हम देखेंगे, सिचुएशन तो सिचुएशन चेंज हुआ करेगा। जितने को उसने यहाँ पे हमारे सिलेबस में बताए होंगे ये वॉइडेबल है, तो आपने वॉइडेबल क्या करना है। जितने को वॉइड एग्रीमेंट बोलेगा तो आपने वॉइड, जितने को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बस हमने अपने सिलेबस में रहना, उससे बाहर कुछ नहीं सोचना। लो बेटा, अब जरा देखिएगा, अभी हम क्या पढ़ के आए थे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा, जिसमें कुछ कंडीशन पूरी हो। वो कंडीशन में सबसे पहला क्या था, फ्री कॉन्सेंट। अभी समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मेरे पास पढ़ना तो हमने चैप्टर नंबर 4 में जाके पढ़ना, ये फ्री कॉन्सेंट, ये हम चैप्टर 4 में जाके पढ़े। और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स, 5 एसेंशियल हैं। 5 एसेंशियल में से लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, वो यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इसी चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे 3 में। फ्री कॉन्सेंट और जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स, वो कौन से, वो जाके चैप्टर 4 में पढ़े। लो बेटा, लेकिन यही पांचों चीजें मैं दोबारा बताने लगा हूँ, वो जो 5 ऊपर लाइनें लिखी हैं ये नया टॉपिक नहीं है, वो 5 लाइनों का मतलब थोड़ा सा बताने लगा। अच्छा, हमने डिस्कस किया था जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही हैं उनकी कॉन्सेंट क्या होनी चाहिए, फ्री। अच्छा, दो पार्टी जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो उनकी कॉन्सेंट हमेशा फ्री ही होती है, अगर बीच में 5 चीजें ना आए। अगर इन 5 में से कभी कोई चीज आ जाएगी तो कॉन्सेंट फ्री नहीं होगी। और जब भी किसी की कॉन्सेंट फ्री नहीं होगी, वो आगे मुझे बताए इन 5 में से ही कुछ हुआ हो। जहां पे आप कहेंगे ना सर ये कॉन्ट्रैक्ट मैं नहीं करना चाहता था, है मेरी चाहत के अगेंस्ट ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किया गया है, मैं कहूंगा आपकी कॉन्सेंट फ्री नहीं है। पक्की बात है, जो भी आपके साथ सलूक हुआ वो इन 5 में से कोई एक होगा, कोई छठी चीज है ही नहीं जिसकी वजह से किसी की कॉन्सेंट फ्री ना रहती। अगर दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, इनकी कॉन्सेंट हमेशा फ्री ही होती है, अगर बीच में कितनी चीजें ना आ जाए, 5। यानी कि इन 5 में से कोई भी आ गई, कोई एक, यानी कि पांचों की पांचों, कोई एक भी चीज आ गई इन 5 में से, वो कॉन्सेंट फ्री नहीं होगी। लेकिन 6 नहीं है, सिर्फ 5 ही। मैंने कहा कि अगर इनमें से कोई भी बंदा आ गया मेरे पास, सर वो मेरी कॉन्सेंट फ्री नहीं, मैं कहूंगा फिर बताओ क्या वजह क्या है। वो जो भी वजह बताएगा इन 5 में से कोई एक आधी वजह हो, इसके अलावा छठी नहीं। दो पार्टी जब आपस में कॉन्टेक्ट करें उनकी कॉन्सेंट हमेशा फ्री ही होगी, अगर 5 चीजें ना आ जाए। 5 चीजें कौन सी, कॉर्डियन। अगर कोई आपको डरा धमका के एग्रीमेंट, अभी लफ्ज यही बोलेंगे जब तक हम डेफिनेशन नहीं पढ़ लेते कॉर्डियन की चैप्टर 4 में जा, जब कोई बंदा आपको डरा धमका के ये ऑफर करे, और ये मेरे बच्चे देखो उसको डरा धमका के एक्सेप्ट करवा, एक्सेप्ट कर लिया उसने, तो जब कोई बंदा डरा धमका के आपको आपकी कंसेंट हासिल कर रहा हो, सेंट हासिल कर रहा हो, तो वहां पे आपकी प्री कॉन्सेंट नहीं हो। या आगे जाके एक लफ्ज हम पढ़ेंगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या लफ्ज पढ़ेंगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस, कुछ ऐसे लोग होते हैं उनका हमारे सामने मकाम और मर्तबा इतना बुलंद होता है, अगर वो हमें ऑफर करें किसी चीज की, हम इनकार करने की पोजीशन में नहीं। हमारा दिल भी नहीं करता कॉन्टेक्ट करने को, लेकिन वो बंदा सामने ऐसा है जिसको इनकार करने की पोजीशन में नहीं। अब इस बच्चे ने नया नया मोबाइल खरीदा, वो आज अलग आदमी है, अल्लाह उसका भला करे। दिलों में भी होता है ना, अलग होता है ना यहाँ। चलो, आपका नाम क्या बेटा, उस्मान। अच्छा, उस्मान ने अभी अभी नया मोबाइल खरीदा, मैंने उस्मान को कहा कि उस्मान की मोबाइल मुझे भेज दो। अच्छा, इसने मोबाइल खरीदा है 50,000, और अभी कल ही खरीद के लेके आए। इसका बेचने को कोई मन तो नहीं, लेकिन मैंने ऑफर की कि बेटा ये मोबाइल मुझे भेज दो। इसने कहा कि कोई नहीं यार, उस्ताद है तो मैं भेज देता हूँ। तो ये इनकार करने की पोजीशन में है ही नहीं। कहेगा यार अगर खुदा ना खासा, देखो सारे बंदे बैठे हुए, बच्चे बैठे हुए, क्या कहेंगे कि सर ने कहा था यार इसको मोबाइल दे दो, है मुझे भेज दो, और मैंने इनकार कर दिया। है तो बच्चों ने कहना कि लेकिन खुदा ना खासा तेरी टाइम तो पक्की है, अल्लाह माफ करे, अब बख्शिश तो मुश्किल हो जाएगी, है तूने उस्ताद को मना कर दिया, कुछ इस तरह की मामला। अब इसने 50,000 का मोबाइल खरीदा, और मैंने इसको दे दिया इस मोबाइल के बदले में 30,000, और इसने मोबाइल ले लिया, और 20,000 का नाजायज फायदा उठा लिया उस्ताद होने का, उस्ताद होने का।
होगा अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होगा, जहां पे कोई बंदा तगड़ी पोजीशन में हो और एक बंदा माड़ी पोजीशन में हो। माड़ी इसका मतलब कोई इनकार करने की पोजीशन में हो, और वो तगड़ी पोजीशन में होना गलत नहीं है, ये तो ताल्लुकात हैं ऐसे, हम पढ़ेंगे आगे की लंबी चौड़ी लिस्ट है, जहां पे एक बंदा क्या होता है तगड़ी पोजीशन में, एक माड़ी पोजीशन वाला है, और वो माड़ी पोजीशन वाला इस तगड़ी पोजीशन वाले बंदे को इनकार करने की पोजीशन में नहीं होता। और ये तगड़ी पोजीशन वाला क्या करेगा, अपनी इस पोजीशन का नाजायज फायदा उठाए। अगर वो नाजायज फायदा, अगर मैं इसको 50 का 50 पे कर देता, इट्स ओके। यहां पर भी इसकी जो कंसेंट होगी वो फ्री नहीं है। लॉ कहेगा नहीं, अगर तू उस्ताद ना होता इसने इनकार कर देना, सिर्फ इस वजह से इकरार किया था कि आप उस्ताद थे, इसलिए हम कहेंगे कि इसकी कंसेंट फ्री। अगर ये आना आना चाहे हमारे पास, हम इसको इंसाफ लेके देंगे, हम इसको आपके से मोबाइल वापस लेकर देंगे, लेकिन इसके पास ऑप्शन है ये आ जाए हमारे पास, हम इसको इंसाफ देंगे। अगर नहीं आना चाहते तो इट्स ओके, इसकी मर्जी, याद रखोगे। इसका मतलब ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा बोला, वोइडेबल, जहां पे क्या कह रहे हैं ये आ गया तो हम इसको इंसाफ दे देंगे, नहीं आना चाहिए तो इसकी मर्जी। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बनेगा वाला, हम पढ़ेंगे आगे जाके इनसे फर्क क्या पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होगा बोला, अभी इतना के दिमाग में रखें, एक बंदा तगड़ी पोजीशन में हो, अपनी उस तगड़ी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाए, उसी को अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं, पढ़ेंगे जाके चैप्टर 4 में। अच्छा, तीसरा क्या होता है बोला, अगर कोई बंदा आपसे फ्रॉड करे, अगर कोई बंदा आपसे फ्रॉड करे, आपकी कभी भी, आपने कभी रजामंदी से किसी को कहा यार ऐसा करो, रेडी वाले मेरे साथ फ्रॉड तो कर, कभी हमें कह रहे हो सर यकीन कर लें फ्रॉड का मन कर रहा है सर, फ्रॉड तो करें हमारे साथ, यानी कि पैसे लेके सर हज पे चले जाएं, हमें पढ़ाए ही नहीं, सर ये मन कर रहा है, दिल करेगा कभी, यानी कि कभी आप लोगों ने अपने साथ फ्रॉड अपनी रजामंदी से करवाया है? हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपके साथ फ्रॉड होगा वहां पे आपकी कॉन्सेंट फ्री नहीं होती, याद रखोगे। और एक होती है मिस रिप्रेजेंटेशन, पढ़ेंगे इसको जाके। यहाँ पे क्या करेगा, कोई बंदा गलत बयानी करेगा आपके साथ, क्या करेगा, गलत बयानी। अच्छा, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में फर्क है, दोनों में गलत बयानी है। एक बंदा क्या करेगा, दोनों में धोखा है, दोनों में आपको धोखा देगा कोई बंदा। फ्रॉड में जानबूझ के धोखा देगा, धोखा देने वाले को खुद पता है मैं क्या कर रहा हूं, धोखा दे रहा हूं, उसका इरादा करके धोखा देगा। और मिस रिप्रेजेंटेशन में धोखा देगा लेकिन उसको लग रहा है मैं इसको धोखा नहीं दे रहा, अनजाने में धोखा देगा। तो फ्रॉड क्या होता है, जानबूझ के किसी को धोखा देना। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ करेगी, अनजाने में धोखा देना, उसको लग रहा है मैं इसके साथ सही करूं। जैसे ये मोबाइल मुझे किसी ने ओरिजिनल कह के बेचा, ये फलानी कंपनी का ये ओरिजिनल मोबाइल है। अच्छा, मैं आपको आगे ये यही कह के बेच रहा हूँ ये ओरिजिनल मोबाइल है, जबकि ये कॉपी है। मुझे लग रहा है कि मैं आपको धोखा दे रहा हूँ, लेकिन दे तो रहा हूं ना, है तो कॉपी ना, है। लेकिन अगर मुझे मुझे भी पता, बेचने वाले ने मुझे, जिसने बेचा उसने मुझे मान लो कि कॉपी कह के बेचा, और मैं आगे आपको कह रहा हूँ ये मोबाइल ओरिजिनल है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉड कर रहा हूं। जहां पे अनजाने में धोखा दूंगा, मिस रिप्रेजेंटेशन, जहां पे जानबूझ के धोखा दूंगा, फ्रॉड में झूठ बोला जा रहा होता है। एक बंदा क्या करेगा आपसे, झूठ बोलेगा, पक्की बात है, फ्रॉड में क्या होता है, झूठ होता है, और झूठ बोलने वाले को भी पता है मैं झूठ बोल रहा हूं। फ्रॉड में क्या होगा बोला, झूठ बोलेगा कोई बंदा, और झूठ बोलने वाले को खुद भी पता होगा मैं क्या कर रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं। मिस रिप्रेजेंटेशन में भी झूठ होगा, लेकिन झूठ बोलने वाले को लगेगा मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन बोल क्या रहा है वो, झूठ। इसको क्या बोलेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन। दोनों में आपकी कंसेंट फ्री नहीं, यानी कि आपके साथ फ्रॉड करके आपकी रजामंदी हासिल की गई है, या मिस रिप्रेजेंटेशन करके रजामंदी हासिल की गई हो। कानून कहता है कि अगली पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं, लेकिन फर्क आगे पढ़ेंगे जाके, इसका फर्क क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। और एक होगी मिस्टेक, गलती हो जाए। अगर किसी से गलती हो जाए मेरे बच्चे, क्या मुझे बताओ आपकी रजामंदी होती है मिस्टेक में, आपकी यानी कि कॉन्सेंट फ्री होती है, अपनी मर्जी से गलती करते हो, नहीं नहीं, नाम ही उसका गलती है, भाई अनजाने में होगी है, तो इसीलिए तो लफ्ज होता है मिस्टेक, यानी कि सादा अल्फाज में क्या है कि मिस्टेक, मुझे नहीं पता था मैं जो कर रहा हूं वो सही नहीं है। ये भी हम पढ़ेंगे वो कैसी मिस्टेक हो सकती है। जब भी आपकी कॉन्सेंट फ्री नहीं होगी, या तो आप पर कॉर्जन अप्लाई हुआ, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, या आपको मिस्टेक हुई। इसके अलावा कभी भी आपकी कॉन्सेंट फ्री, यानी कि इसके अलावा ये कह लो अगर ये बीच में ना आए, आपकी कॉन्सेंट हमेशा फ्री ही हो। लेकिन अगर इनमें से कुछ आ गया, आपकी कॉन्सेंट फ्री नहीं। और जब भी आपकी कॉन्सेंट फ्री नहीं होगी, इन पांचों में से कुछ होगा, छठी कोई चीज नहीं है दुनिया को। कानून बनाने वालों ने पूरी दुनिया का निचोड़ करके आपको सामने रख दिया। कोई बंदा कभी भी कहे मेरे कॉन्सेंट फ्री नहीं, लाजमी तौर पे इन पांचों में से कुछ होगा।
याद रखोगे, कोई एक, कुछ एक भी, ये नहीं कि पांचों की पांचों चीजें होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या था बोला? कंपिटेंस ऑफ पार्टीज। अच्छा, क्या पढ़ के आ रहे हो बोला? एसेंशियल तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वही 5 लाइनें बता रहा हूँ आप। कॉन्सेंट फ्री होनी चाहिए, कॉन्सेंट फ्री ही होती है अगर बीच में 5 में से कुछ ना आ जाए। पार्टीज शुड बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, दोनों का कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। इनके कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अहल होना जरूरी है। अगर उनमें अहलियत ही नहीं, तो आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। तो सर कैसे पता चलेगा अहल है कि नहीं? उन्होंने कहा कि 3 लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इनके अलावा सब अहल है। वो कौन से हैं? माइनर। बच्चे को मना कर दिया, भाई बच्चे के साथ ये बंदा इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अनसाउंड माइंड पर्सन, ऐसा बंदा, आप कहते हैं सांप पकड़ रखा तू पागल है, और वैसे मैं कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा बंदा जो अनसाउंड माइंड हो, वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। और तीसरा वो बंदा जिसको लॉ ने मना कर दिया, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ होता है। एक ऐसा बंदा भी होता है जो डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। अच्छा, ये जो बंदा है ना डिसक्वालीफाई हुआ है लॉ की तरफ से, ये ना तो बच्चा है और ना ही पागल है, ये बड़ा भी है और साउंड माइंड भी है। लेकिन इनको कानून ने मना कर दिया, इनके साथ एग्रीमेंट ना कर, कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगी। हम देखेंगे आगे जाके ये कौन लोग हैं। जैसे एक तो आपको नजर आ रहा है, ऐसा बंदा जो जेल में बैठा, कैदी नंबर 804, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। याद रखोगे, जो बंदा जेल में हो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। वो क्या है? इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। याद रखोगे थोड़ा बहुत कि नहीं? अच्छा, कोई बंदा कभी भी, अच्छा देखो, कभी भी कोई बंदा कहेगा ना मैं इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो इन 3 में से कुछ होगा, चौथा गुण, इन 3 में से कुछ एक हो। और अगर कोई बंदा कहे मैं कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हूं, पक्की बात है इन 3 में से वो कुछ नहीं। तो अगर 3 में से कुछ होता तो वो क्या होता? इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि दुनिया पे सिर्फ 3 लोग हैं पाकिस्तान के लिहाज से अगर हम बात करें जो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन? माइनर, अनसाउंड माइंड और डिसक्वालीफाइड बना, जिसको कानून ने मना कर दिया। मुश्किल बात तो। तीसरी बात है लॉफुल ऑब्जेक्ट या लॉफुल कंसिडरेशन। अगर लॉफुल कंसिडरेशन की बात करें, मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा, मिस्टर बी ये मुझसे बाइक खरीदो 1 लाख रुपए की। तो मिस्टर बी ने क्या किया? मिस्टर बी ने मिस्टर ए को ₹1,00,000 दे दिया और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बाइक दे दी। भाई मुझे बताओ यहाँ पे कोई अनलॉफुल चीज है? कुछ नहीं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी ये मुझसे बाइक ले लो। कह रहा बदले में, कह रहा कि मुझे ऐसा करना 500 ग्राम चर्स दे दो। अब मिस्टर बी को क्या मिलेगा? बाइक, बायर है। मिस्टर ए को क्या मिलेगा? चर्स। तो क्या ये कंसिडरेशन वैलिड है? और ये देखो, एक के लिए भी हो तो वो अनलॉफुल ही हो। ये ना कहना कि सर एक के लिए तो सही है, दूसरे के नहीं, नहीं। आ तो गई ना, चाहे एक के लिए, दोनों के लिए लॉफुल होनी चाहिए। अगर एक के लिए लॉफुल है तो दूसरे के लिए भी लॉफुल होनी चाहिए। एक को बाइक मिल रही है तो दूसरे को भी पैसे मिलते या बदले में कोई असर मिलता, लेकिन उसको क्या मिल रहा है? चर्स। तो इसलिए मेरे बच्चे ये कंसिडरेशन लॉफुल नहीं। द एग्रीमेंट इज मेड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, जिसको कानून, ऐसी कंसिडरेशन होनी चाहिए, यानी कि सात अल्फाज में बेनिफिट वो होना चाहिए जो आपको मिले, जो कानून ने मना ना कर रखा। ऐसा बेनिफिट लें किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त कि वो कानून की तरफ से मना हो, तो वो कंसिडरेशन अनलॉफुल होगी। और अगर कंसिडरेशन ही अनलॉफुल हो, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, प्रॉमिस में क्या ऐड करते थे? कंसिडरेशन, तो एग्रीमेंट बनता था। अगर कंसिडरेशन ही अनलॉफुल है तो वैलिड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट भी वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड एग्रीमेंट होगा या इलीगल एग्रीमेंट होगा। याद रखोगे, कॉन्ट्रैक्ट बनना तो बड़ी दूर की बात एग्रीमेंट देखो ना, ऑफर, प्रॉमिस, प्रॉमिस में क्या ऐड करते थे तो क्या बनता था? तो ये कंसिडरेशन क्या रही? अनलॉफुल। कानून ने कहा कि भाई ये जो एग्रीमेंट किया है ये ही गैर मुनासिब है, या तो ये वॉइड एग्रीमेंट है या इलीगल एग्रीमेंट। जैसे ये चर्च का हुआ है तो इलीगल, बच्चे के साथ एग्रीमेंट किया है वो तो वैसे ही वॉइड हो। वो कहता है कि गाड़ी दो, किसी को बदले में पैसे लो, इट्स ओके। दोनों के लिए क्या होगा? लॉफुल। अच्छा, लॉफुल ऑब्जेक्ट। अच्छा, मकसद क्या होता है? देखो दुनिया के ऊपर ना, किसी भी इंसान के अगर देखा जाए उसकी 3 चीजें हैं। अगर इन 3 चीजों में से किसी चीज को नुकसान पहुंचाना मकसद हुआ तो कानून की निगाह में वो अनलॉफुल है। जैसे किसी बंदे की जान, उसका माल और उसकी इज्जत, ये 3 चीजें हैं। अगर किसी बंदे की जान, इज्जत और उसका माल, अगर इसमें से किसी चीज को नुकसान पहुंचाना मकसद हुआ तो वो मकसद क्या होगा? अनलॉफुल। जैसे मान लो खुदा ना खासा जाओ उस बंदे की टांगे तोड़ दो, ऐसा करो वो फलाने बंदे के खिलाफ फेसबुक के ऊपर
या इंस्टाग्राम के ऊपर या अखबार में इश्तिहार दो, उस बंदे में खुदा ना खासा ये उसके ऊपर इल्जाम लगा दो, कीचड़ उछाल दो उसके ऊपर, कोई तोहमत लगा दो, क्या है, ये भी अनलॉफुल है? आप उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा रहे हो या किसी के माल को नुकसान पहुंचा, तो लॉ कहता है ये क्या है, अनलॉफुल है। याद रखो। तो जब भी मकसद इस तरह का होगा, मैं आपको कहता हूँ आर्टिकल छाप दे फलाने बंदे के खिलाफ, मैं कहता हूँ खुदा ना खासा उसको मार दे, मैं कहता हूँ कि ऐसा कर उसके उसकी फैक्ट्री को आग लगा दे, मकसद यहाँ पे क्या है, किसी इंसान की जान माल इज्जत को नुकसान पहुंचा, और ये मकसद हमेशा क्या होगा, अनलॉफुल। याद रखोगे यहाँ पे। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन जो भी है दोनों में से एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय लॉ, ऐसा एग्रीमेंट जो एक्सप्रेसली कानून की तरफ से वॉइड डिक्लेयर, यानी कि एक्सप्रेसली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यानी कि कानून की तरफ से पहले से एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड नहीं होना चाहिए। अगर वो कानून की तरफ से पहले से एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड हुआ, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। हमारी क्लास 2 बजे तक है ना, लो बेटा, जैसे आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। शादी करना हर बंदे का हक है। अगर किसी बंदे को शादी से रोकने का या किसी बंदे की शादी में रुकावट का कोई भी एग्रीमेंट किया, वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट। पढ़ेंगे इसकी पूरी लिस्ट, वो कौन कौन से एग्रीमेंट है जो कानून ने पहले से एक्सप्रेसली मना कर दिए कि ये ना करना, अगर ये किए तो ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। इसलिए किसी को शादी से रोकने का एग्रीमेंट, ये हमेशा क्या होगा, एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड है। पढ़ेंगे इसकी लिस्ट, पढ़ेंगे आगे जाके। तो बेटा पढ़ क्या रहे हो बोला, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अभी हमने डिस्कस किया था कि 5 एसेंशियल्स: फ्री कॉन्सेंट, पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट ना हो। इनमें से पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, वो हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। और शुरू हो गया हमारा कहां से, पार्टी शुड बी, जो इसका पहला पहला पॉइंट था फ्री कॉन्सेंट, वो चैप्टर 4 में पढ़ना है। क्योंकि पढ़ते हुए ये पता तो हो ना पढ़ क्या रहे हैं, ये ना हो खुदा ना खासा हमें पता ही ना हो, किताब सर पढ़ाए तो जा रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रही। हाँ, एग्जाम्पल वगैरह मैं आपके खाते में डाल रहा हूँ, मेरे बच्चे इसको कर लेना आपने। यहाँ पास पेपर इंशाल्लाह हम करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल आपने एटलीस्ट खुद करनी है। एमसीक्यूज और पास पेपर जितने हो सके इकट्ठे साथ साथ करेंगे। अगर साथ साथ कोई पेंडिंग हुआ तो आखिर पे जाके इंशाल्लाह हम करेंगे। आखिर पे ये फायदा होता है, जब मैं दोबारा पास पेपर करवाऊंगा आप उस वक्त, तो एक तो पूरा चैप्टर की चीजें रिवाइज हो जाएंगी हैं, और शायद, लेकिन मसला ये कि रिवाइज हो जाएंगी लेकिन आप लोग गायब हो जाएंगे। आखिर पे मैं कहूँ कि सिलेबस खत्म करवाने के बाद मैं 5 पेपर करवा रहा हूँ, लग रहा है आप लोग आएंगे, नहीं ये कदा होएगा, नहीं आएंगे। लो बेटा, कहता है कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हर वो बंदा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा जो इन 3 में से कोई एक, वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। कौन? जिसमें एज ऑफ मेजोरिटी हो। कौन? जो सॉन्ड हो। कौन? नॉट डिसक्वालिफाइड, नॉट, अच्छा अगर डिसक्वालिफाइड हो नहीं कर सकता। जो नॉट डिसक्वालिफाइड हो, दो नेगेटिव आपस में टकराएंगे, तो ये क्या निकलेगा, पॉजिटिव। दो नेगेटिव, नॉट डिसक्वालिफाइड, जिसको कानून ने डिसक्वालीफाई ना किया, मतलब उसको क्या किया है, क्वालिफाई। यानी कि अगर नॉट डिसक्वालीफाई को दोनों अल्फाजों को मिला दें, मतलब क्या है, हु इज क्वालिफाइड फॉर कॉन्ट्रैक्ट। तो हु इज नॉट डिसक्वालीफाइड, जिसको कानून ने मना ना किया हो एनी लॉ के अंदर कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो वो भी कर सकता है, जिसको कानून ने मना ना किया। यानी कि अगर वो पेपर में ये पूछ ले, बताओ हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे आप कहोगे सर हर मेजर बंदा, हर साउंड माइंड, और वो बंदा जो ना डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, जिसको कानून ने मना ना किया हो, कॉन्ट्रैक्ट करने से ना रोका हो, मतलब कर सकता हो। कहता है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। यानी कि ये अल्फाज इसलिए लिख रहा है, कुछ कवानीन के अंदर एज ऑफ मेजोरिटी डिफरेंट भी हो सकती है। जिस कानून के तहत आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उस कानून में उसकी एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें एज ऑफ मेजोरिटी 18 साल है। अगर कहीं पे भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपकी एज ऑफ मेजोरिटी क्या होनी चाहिए, 18 साल। और हु इज ऑफ साउंड माइंड, जो साउंड माइंड, अभी पढ़ेंगे आगे जाके, कल इंशाल्लाह देखेंगे साउंड माइंड किसको कहते हैं। फिर आप मुझे बताइएगा कि आप साउंड माइंड हो कि नहीं, क्योंकि आप, मैं वैसे ये ना कहना कि सर मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ। हम देखेंगे उसमें कौन साउंड माइंड होता है। आपको लग रहा है जिसका ज़हनी तौलन जो खराब है, आप देखोगे यहाँ पे 3 तरह के पागल हैं, जिसको कानून कहता है ये भी पागल है, ये भी पागल है, ये भी पागल है? अब देखना है कि वो कौन सा पागल है?
नहीं नहीं नहीं, कानून की निगाह में आधा पागल पागल ही होता, कानून की निगाह में पूरा पागल पागल होता। वो भी हमें देखेंगे, शायद कानून, शायद ये भी है कि कानून आधे पागल को भी पूरा पागल समझता, वो भी हम देखेंगे। बेटा, हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, यानी कि सादा अल्फाज में अगर वो पेपर में ये पूछ ले, बताओ हु इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर माइनर जो साउंड माइंड ना हो और जिसको कानून ने मना कर दे, यानी कि अगर वो पूछ ले हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तब ये बातें ऊपर वाली तीन। अगर वो पूछ ले हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर इन्हीं को आपने कहना एवरी पर्सन इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ ही इज माइनर, ही इज अनसाउंड माइंड, ही इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। याद रखोगे, यानी कि यहीं पे कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट लोग भी हैं और यहीं पे इनकम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट कौन है? मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय। इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है? माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड बाय। याद रखोगे, यहां तक मेरे बच्चे अच्छी तरह एग्जाम्पल वगैरह करके आनी। और टेस्ट जिसने नहीं दिया वो जाते हुए दे के जाए, क्योंकि टेस्ट ना देने पे मेरे बच्चे 50 रुपये फाइन। कोई फेल हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, खुदा ना खासा, लेकिन टेस्ट ना देने पे फाइन। और वो टेस्ट आपने लाजमी अटेम्प्ट करना मेरे बच्चे। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ये बड़ा अहम है, चैप्टर नंबर 3 और 4 तसल्ली से करेंगे मेरे बच्चे। जब ये हो गया तो आगे मैंने बता दिया था इंशाल्लाह, आगे समझो कि बस गया लो।